हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ बैंकिंग। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स को कवर अप कर रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में मनी यूनिट फिनिश हो चुकी है और इसके अलावा बैंकिंग का पार्ट 1 भी फिनिश हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू CBSE, अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, दैट इज़ केंद्रीय बैंक द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक क्या होता है? हर कंट्री में जितने भी छोटे बैंक होते हैं जिन्हें हम कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, उन सबको मिला करके उन सब का बैंक होता है जिसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, RBI कहते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो हर कंट्री का अपना अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ RBI है जो सारे वाणिज्यिक बैंक की कमर्शियल बैंकों के ऊपर नज़र रखता है। इसने बोला है कि केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च बैंक है, एक एपेक्स बैंक है। बेसिकली एक बहुत बड़ा बैंक है जो अपने से छोटे बैंकों के ऊपर ये नज़र रखता है कि कमर्शियल बैंक ढंग से काम कर रहे हैं, क्या वाणिज्यिक बैंक उसके दिए गए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर वाणिज्यिक बैंक RBI के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उन्हें काफ़ी हाई पेनल्टी लगाई जाती है। इसके अलावा हम इसका फंक्शन देखें तो ये देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सबको कौन कंट्रोल करेगा? RBI कंट्रोल करेगा। यहाँ तक कि जो नोट जारी करने का अधिकार होता है, ये नोट जारी करने की एकमात्र एजेंसी है तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है कि हमें इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई करनी है, कितना मनी का क्रिएशन करना है। तो बेसिकली जो नोट छापने का जो एकमात्र अधिकार है वो RBI के पास है। और इसके अलावा ये सरकार के बैंक का कार्य करता है। मीन्स कि अगर सरकार को लोन देने की ज़रूरत पड़ेगी तो RBI ऐसी सिचुएशन में सरकार को लोन देता है, सरकार के डिपॉजिट को जमा करता है, ये सरकार को एडवाइस देता है, सरकार की हेल्प करता है। और देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसका भंडार अपने पास कौन रखता है? RBI रखता है। जैसे लाइक बाहर से हमें कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल, तेल खरीदना है तो उसके लिए हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए, तो उन सब का भंडार कौन रखता है? RBI अपने पास फॉरेन करेंसी रिजर्व का भंडार रखता है, विदेशी मुद्रा के कोषों का। अगर हम भारत की बात करें तो केंद्रीय बैंक को भारत में RBI कहा जाता है, जो हर बैंक का बैंक होता है, डेट इज़ RBI। अगर हम इंडिया की बात करें, हम UK की बात करें तो UK में जिस तरीके से हमारे यहाँ RBI उसी तरह UK में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। USA की बात करें तो वह फेडरल रिजर्व सिस्टम इसे कहा जाता है। जिस तरीके से हमारी कंट्री में से RBI कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सब बैंकों का बैंक होता है। अगर हम वर्ल्ड के पहले बैंक की बात करें तो विश्व का जो पहला बैंक था केंद्रीय बैंक, वो कब स्थापित हुआ? 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ। अगर हम बैंक की फर्स्ट वर्ल्ड बैंक की बात करें। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक से आप लोग क्या समझते हैं। देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है जो आप लोगों के सिलेबस में है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब हम समझेंगे कि केंद्रीय बैंक के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसका पहला कार्य है नोट जारी करने का बैंक, जिसे हम बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स भी कहते हैं। मीन्स कि नोट को कौन छापेगा? नोट को छापेगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मीन्स कि नोट्स को जो इशू करेगा वो एकमात्र अधिकार RBI के पास है, देश में नोटों को जारी करना। That is very important point, very important point. इसलिए इसको यहाँ पर करेंसी अथॉरिटी भी कहा जाता है, बैंक ऑफ इशू भी से कहा जाता है, क्योंकि जो इसका काम होता है, पहला फंक्शन क्या है? नोट को जारी करने का अधिकार। क्योंकि नोट कौन छापता है? बेसिकली RBI छापता है, तो उसे इशू कौन करेगा? उससे RBI ही इशू करेगा देश में। तो पहला फंक्शन इसका नोट जारी करने का अधिकार है। अगर हम इसके सेकंड फंक्शन की बात करें तो वो है सरकार का बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरीके से कमर्शियल बैंकों का बैंक होता है RBI, और RBI कमर्शियल बैंकों को हेल्प करता है, उन्हें लोन देता है। बेसिकली जो हमारा बैंक है वो कमर्शियल बैंक है और जो सरकार का बैंक है वो RBI है।
सो जो आरबीआई है केंद्रीय बैंक है, वो सरकार के बैंक एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। मीन्स कि सरकार की हेल्प करेगा, सरकार को एडवाइस प्रोवाइड करेगा और सरकार को ये ज़रूरत पड़ने पर लोन भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही सरकार के डिपॉजिट को भी ये जमा करेगा। ज़रूरत पड़ने पर ये सरकार की सिक्योरिटी को खरीदेगा और बेचेगा भी। प्रतिभूतियाँ जिन्हें हम सिक्योरिटी भी कहते हैं, उनको खरीदेगा भी और उनको बेचेगा भी। सो ये मनी मार्केट को कंट्रोल करने से संबंधित नीतियाँ बनाता है। लाइक इकोनॉमी में अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो ये कमर्शियल बैंक से बोलेगा कि लोगों को कम लोन प्रोवाइड करो, क्योंकि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं। और अगर हमारी इकोनॉमी में कम पैसा है तो ये कमर्शियल बैंक को अप्रिशिएट करेगा लोन देने के लिए, ताकि जो पैसा है वो मार्केट में आए और लोग ज़्यादा डिमांड करें। सो बेसिकली ये पूरा इकोनॉमी सिस्टम को संभालता है कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई को इक्वल रखा जाए, मांग और पूर्ति को। जब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे जो लोन पर इंटरेस्ट चार्ज लगाया जाता है वो बढ़ा दिया जाता है। सो बेसिकली इससे रिलेटेड काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को बनाता है। एंड ये सरकार बजट के घाटे की स्थिति में, जब सरकार का जो बजट होता है वो डेफिशिएट में जाता है, सरकार को लॉस होता है, सरकार को लोन की ज़रूरत होती है, तो आरबीआई ही सरकार को ऋण लोन प्रदान करता है, उनकी डिपॉजिट को जमा करता है, उसे एडवाइस प्रोवाइड करता है, उसकी हेल्प करता है, सहायता प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली सरकार का बैंक होता है जो आरबीआई सरकार को, गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड करता है। एंड इसका थर्ड वाला फंक्शन है बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी भूमिका। जिस तरीके से हमारा लाइक आपका और हमारा बैंक कमर्शियल बैंक होता है, उसी तरह कमर्शियल बैंक का जो बैंक होता है वो आरबीआई होता है। तो इस बेस के ऊपर इसे कहा गया है बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी भूमिका। लाइक जब कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई उनको हेल्प करेगा, आरबीआई उनको एडवाइस देगा, आरबीआई ही उनको ऋण प्रोवाइड करेगा और आरबीआई ही इनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा। ये बेसिकली कमर्शियल बैंकों के जमाओं को स्वीकार भी करता है और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर लोन भी प्रोवाइड करेगा। सो जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, लाइक जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उन बैंकों को लोन प्रदान करता है, तो उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं कि जिस दर के ऊपर भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा, वो जो भी रेट होगी, अब वो रेट ज़्यादा हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, तो उस दर को हम रेपो रेट कहते हैं। बेसिकली इसे रेपो दर कहा जाता है। सो अभी तक हम लोगों ने इसके 3 फंक्शन को देखा। पहला नोट जारी अधिकार करने का बैंक, दूसरा सरकारों का बैंक है, वो सरकार को हेल्प करेगा, और तीसरा ये बैंकों का बैंक है, लाइक कमर्शियल बैंक जो होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इसके 3 फंक्शन को कवर अप कर लिया है। सो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का भी काम करता है, डेट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। सो बेसिकली ये कोषों की तुलना में कई गुना अधिक लाइबिलिटीज़ का निर्माण करते हैं। मीन्स कि जब भी कमर्शियल बैंक को लगेगा कि उसे उधार की ज़रूरत है, उसे लोन की ज़रूरत है, तो वो कहाँ जाएगा लोन के लिए? वो आरबीआई के पास जाएगा। मीन्स कि आरबीआई उसके एक ऐसा सहारा होती है जो उसे लोन प्रोवाइड करेगी, उसकी डेफिशिएट, उसे घाटे की स्थिति में उसे लोन प्रोवाइड करेगी, उसे हेल्प प्रोवाइड करेगी, उसे एडवाइस करेगी, उसे सहायता देगी। सो बेसिकली एक आरबीआई ही अंतिम ऋणदाता होता है जो कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसे यहाँ बोला गया है अंतिम ऋणदाता। तो उसने यहाँ पर आगे बोला है ये केवल संकट के समय में ही कमर्शियल बैंकों को लोन प्रदान करता है, अपितु ये इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसका दिवालिया ना हो जाए। तो ये दिवालियापन की स्थिति से बचने के लिए एक गारंटी करता के रूप में खड़ा रहता है कि बैंक खाली ना हो जाए या उसका दिवालिया ना हो जाए। अगर ये किसी बैंक की, कमर्शियल बैंक की संकट के समय मदद करता है या उसे किसी भी तरीके की लोन प्रोवाइड करता है, सो इस बेस के ऊपर इसे अंतिम ऋणदाता कहा गया है, क्योंकि कमर्शियल बैंकों के पास लोन लेने के अलावा, आरबीआई के अलावा और कोई उपचार नहीं होता है। तो ये आरबीआई से जा कर के लोन लेते हैं, बट आरबीआई इस चीज़ का खास ध्यान रखती है कि उसके साथ
या उसका दिवालिया ना निकल जाए, बेसिकली बैंक खाली ना हो जाए, तो ये अपने साथ एक गारंटी करता खड़ा रखता है। सो अगर हम इसके फिफ्थ कार्य की बात करें तो विदेशी विनिमय का संरक्षण, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो जो आरबीआई है वो अपने पास विदेशी करेंसी का भी भंडार रखता है। लाइक सरकार को जैसे तेल खरीदना है, फ्रूट्स लाइक वेजिटेबल्स खरीदना है, तो कोई भी सामान खरीदना है तो वो डॉलर में पेमेंट होगी। सो इसलिए यहाँ पर आरबीआई अपने पास यहाँ फॉरेन करेंसी का भंडार रखता है। और इसके अलावा एक टर्म दे रखी है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का भी प्रयोग करता है। ये आगे आने वाले चैप्टरों में आप लोगों के टॉपिक में दिया हुआ है, बट मैं फिर भी आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि $1 की कीमत पहले 70 थी और वही बढ़कर के 75 हो गई, और वो बढ़कर के $1 की कीमत लास्ट में 80 रुपये हो गई। सो यहाँ करेंसी का डिवैल्यूएट हो गया, मीन्स कि अब मुझे $1 को खरीदने के लिए जहाँ 70 रुपये देने पड़ रहे थे, वही मुझे $1 को खरीदने के लिए 80 रुपये देने होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये मेरे लिए महंगा हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई फॉरेन करेंसी रिजर्व की सप्लाई को बढ़ा देती है। जब सप्लाई बढ़ेगी बेसिकली तो आरबीआई जो वस्तु और कीमत पे जो प्राइस होते हैं उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से ये जो स्थिति थी यहाँ पर वो आपस में बैलेंस हो जाती है, इक्वलिटी में आ जाती है। क्योंकि अब ये महंगाई ज़्यादा है तो लोगों की सप्लाई कम थी। अब आरबीआई ने प्राइस को डाउन कर दिया तो सप्लाई जो थी वो बैलेंस हो गई, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पर फॉरेन करेंसी रिजर्व की सप्लाई को बढ़ा दिया प्राइस को डाउन करके। सो बेसिकली आप लोग अभी इतना ही समझो, एंड बाकी का हम इस अपने चैप्टर में कवर अप करेंगे। बेसिकली अगर हम नेक्स्ट वाले को देखें, डेट इज समाशोधन गृह का कार्य, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई बैंक है ए और बी, तो इसकी ट्रांजैक्शन कि इसके पास कितना बैलेंस बचा या इसके पास कितना बैलेंस बचा चेक के थ्रू, तो इन सबको कौन क्लियर करता है? इन सबको क्लियर करता है आरबीआई की ए बैंक के पास कितना बैलेंस है, इसको कितना देना है, या बी को ए को कितना देना है, या बी के पास कितनी राशि शेष बची। तो इन सबको कौन क्लियर करेगा? उन सबको आरबीआई क्लियर करेगा। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज शाखा नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसने बोला है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, अगर आरबीआई को लगेगा कि इकोनॉमी में बहुत पैसा आ रहा है, लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, इतनी सप्लाई यहाँ नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर आरबीआई क्या करेगा? सभी चीज़ों को बढ़ा देगा। लाइक एसएलआर हो गया, लाइक सीआरआर हो गया, एलआरआर हो गया, तो इन सबको बढ़ा देगा। लोन पे इंटरेस्ट रेट को भी आरबीआई कम कर देगा, ताकि जो लोग लोन लेने के लिए आए और उन्हें कम इंटरेस्ट रेट मिले और वो खुद ही पीछे हट जाए कि हमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और यहीं अगर आरबीआई को लगेगा कि इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है, तो उस डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? कमर्शियल बैंक से कहेगा कि लोन को बढ़ा दो, जितना लोग मांगे उन लोगों को भरपूर मात्रा में दो, एसएलआर कम कर दो, सीआरआर कम कर दो, ताकि लोग डिमांड ज़्यादा करें। क्योंकि अब डिमांड नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है, लोग सप्लाई तो है लेकिन लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोगों की डिमांड कम हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोलेगा कि लोगों को पैसा दो, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा दो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करो। सो बेसिकली ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कि इकोनॉमी में कितने पैसे की सप्लाई करनी है, या कितने पैसों को सप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये सारा देख रेख कौन करेगा? आरबीआई करेगा, जो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मौद्रिक नीति के उपकरण को पढ़ेंगे। लाइक सीआरआर को कब कम करना है, कब बढ़ाना है, एसएलआर में वृद्धि करनी है या कमी करनी है। तो ये सारे टॉपिक हम मौद्रिक नीति में आगे कवर अप करेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बेसिकली केंद्रीय बैंक के फंक्शन, इसके कार्य बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे इसके आगे की मौद्रिक नीतियों को। सो जब तक के लिए गुड बाय।